सो हमारी इस सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है एंड एक बहुत ही क्विक रिकॉल, एक बहुत ही क्विक रिवीजन अगर मैं आपको करवा दूं तो लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जो हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, उसको स्टार्ट करा था। उसको स्टार्ट करने के बाद जो बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस करी थी वो ये थी कि पोस्ट 1945 वाली दुनिया में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली दुनिया में, दो हिस्से बन गए थे, दो टीम्स बन गई थी। द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू टीम्स, इंटू टू पार्ट्स। एक तरफ यूएसए, एक तरफ यूएसएसआर. So there was one team, the first block, power block USA, and then the second power block USSR. And in this chapter, और मैंने आपको साथ में ये भी बताया था that one of the power blocks still exists today, which is USA, and the other one we do not hear about it, which is USSR. So basically USSR collapsed और disintegrated. और मैंने आपको साथ में डेट भी बताई थी, 25 ऑफ दिसंबर 1991. आप लोग याद रख सकते हैं, क्रिसमस 91 की क्रिसमस was the date when USSR or the Soviet Union collapsed or disintegrated. Now, moving forward with what we had already done in the last phase of my last class, हमने डिस्कस करे थे 4 फीचर्स सोवियत सिस्टम के, और हमें साथ में पता भी है कि यूएसएसआर में जो आइडियोलॉजीज़ फॉलो करी जाती थी वो थी सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, और हमने इनके 4 फीचर्स भी पढ़े थे. अब इसको पढ़ने के बाद हम एक एनालिसिस करते हैं. ये बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी एक आगे एनालिसिस में जाता है कि सोवियत सिस्टम में क्या चीज़ें पॉजिटिव थी और क्या चीज़ें नेगेटिव थी. अब देखिए, सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, अग्रीड, एक्सेप्टेड, बट दैट डज नॉट मीन देर वॉज नथिंग पॉजिटिव अबाउट दिस सोवियत सिस्टम. सो एक होलिस्टिक, एक ओवरऑल हमें एनालिसिस करना पड़ेगा हमारे यूएसएसआर का, कि क्या चीज़ें उसमें पॉजिटिव थी और क्या चीज़ें उसमें नेगेटिव थी, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव थी ऐसा भी नहीं था, या सिर्फ पॉजिटिव थी ऐसा भी नहीं था. तो पॉजिटिव और नेगेटिव का पूरा एक एनालिसिस, और इस वीडियो का हमारा जो एम है वो है यही टॉपिक को कवर करना, दैट व्हाट वर, और ये इट कम्स एज अ 6 मार्कर क्वेश्चन. यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द सोवियत सिस्टम एंड व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ the Soviet system. So, speaking of the positive, the first positive of the Soviet system was that its economy was second largest in the world, and of course after USA. So the Soviet economy थी वो दुनिया में second largest थी USA के बाद. उसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो सोवियत इकोनॉमी में काफ़ी वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ थी. आयरन एंड स्टील की हम बात कर लें, बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज थे, और कम्युनिकेशन नेटवर्क. सो इस पॉइंट को हम कम्युनिकेशन नेटवर्क, अब हमें ये भी पता है कि आज के टाइम पे रशिया का जो पूरा लेंथ एंड ब्रेथ है वो कितना ज़्यादा वास्ट है, और उस टाइम पे सोवियत यूनियन एग्जिस्ट करता था, एंड the communication, the networking at that time, even the remotest area in the USSR were very well connected. So they had a very well developed communication network. They had vast energy resources. हमें पता है कि गैस और पेट्रोलियम आज भी रशिया एक्सपोर्ट करता है. So they had vast energy resources. Then आयरन एंड स्टील, रिसोर्स रिच एरिया था. आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज़ हमें देखने को मिलती थी यूएसएसआर के अंदर. एंड आफ्टर दैट विल कम टू आवर पॉइंट नंबर 3. तो पॉइंट नंबर 3 में, और अकॉर्डिंग टू मी ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 3 में हम ये बताएंगे दैट द सोवियत सिस्टम और द सोवियत स्टेट वॉज अ वेलफेयर स्टेट. इट वॉज अ वेलफेयर स्टेट. अब वेलफेयर स्टेट का ये मतलब है, अब मैंने आपको क्या बताया कि सोवियत इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी. सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट एक एक्टिव रोल प्ले करती है. गवर्नमेंट प्लेज एन एक्टिव रोल.
अब जो गवर्नमेंट एक्टिव रोल प्ले कर रही है ये एक्चुअली में है क्या? गवर्नमेंट इज प्लेइंग एन एक्टिव रोल in promoting and propagating the welfare policies for its citizens. जो स्टेट है वो एक वेलफेयर स्टेट होगा, वो लोगों के लिए काम करेगा और वो ये इंश्योर करेगा कि जितने भी लोग उसके सिटीजन्स हैं उन सबको एक बेसिक, एक मिनिमम जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो प्रोवाइड की जा सके. तो जो वेलफेयर स्टेट है वो क्या काम करता है? मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करवाना. इट प्रोवाइड्स अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ, एजुकेशन और चाइल्ड केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाना. उसके अलावा अदर वेलफेयर स्कीम्स, other welfare schemes provide करवाना. So Soviet state was a welfare state because of all these things which I have listed down. And इतना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ that the dominant form of ownership was the state ownership, सरकारी control. Every institution was being controlled by the state, by the government. Privatized चीज़ें आपको कुछ भी नहीं मिलेंगी. अब जब आपको प्राइवेटाइज चीज़ें नहीं मिलती, जब आपको प्राइवेटाइज इंस्टीट्यूशंस नहीं मिलते और जब सरकार का एक बहुत ही ज़्यादा टाइट सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है आपके पूरे कंट्री के किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट में देखने को मिलती है वो ये होता है कि जो सिस्टम है वो बहुत ब्यूरोक्रेटिक हो जाता है, वो बहुत अथॉरिटेरियन हो जाता है, जहाँ पर लोगों को फ्रीडम एंड राइट्स नहीं मिलते हैं. इतने फ्रीडम, इतने, एंड सेम चीज़ यूएसएसआर के साथ हो रही थी. देयर वाज नो डेमोक्रेसी, पीपल वर नॉट गेटिंग एनी फ्रीडम एंड राइट्स. येस, द गवर्नमेंट वाज वर्किंग फॉर द पीपल. हाउएवर आप देखिए, ये एक बेसिक, आई बिलीव ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वेलफेयर से ज़्यादा एक इंसान को अपनी फ्रीडम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. नाउ एज चिल्ड्रन वी ऑल लर्न अबाउट कि अगर आप एक चिड़िया को केज में रखोगे, फिर चाहे आप उसको कितना अच्छा खाना दो या कितना अच्छा न्यूट्रिशन या जो भी फैसिलिटीज़ दो, बट the bird always desires for the freedom. The bird always wants to get out of that cage, irrespective of the fact that how well that bird is being treated inside that cage. Why? The reason why, because freedom, as simple as that. So freedom is very important, and in the case of USSR, again, the bureaucratic structure, the over governmental control, government was very controlling, keeping a check on its citizens, very authoritarian. The politicians were exercising tremendous amount of power. ठीक है, तो हम second negative aspect लिख सकते हैं, freedom of speech and expression not provided to people. लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था, कोई राइट्स नहीं थे, कोई फ्रीडम्स नहीं थी. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अनअकाउंटेबल. द गवर्नमेंट वॉज हाईली अनअकाउंटेबल, एंड आई बिलीव हमारे जैसे करंट पॉलिटिकल सिनेरियोज चल रहे हैं, अब हर किसी को इस शब्द का मतलब तो पता ही चल गया होगा. अनअकाउंटेबल होना, आंसरेबल ना होना. आप एक पॉलिसी बनाते हैं, आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, एंड एज अ गवर्नमेंट, as a governmental head, or maybe as a minister or as a prime minister, it is your duty to come in front of people and explain the reason. ये मैं सिर्फ हमारे कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक कंट्री. और अकाउंटेबिलिटी इट गोज़ एवरीवेयर. यू हैव टू बी आंसरेबल फॉर योर डिसीजन, यू हैव टू बी आंसरेबल, यू नीड टू जस्टिफाई योर डिसीजंस, यू नीड टू जस्टिफाई योर पॉलिसीज या प्रोग्राम्स. तो बट सोवियत यूनियन की अगर हम अभी बात करें, तो सोवियत यूनियन में जो CPSU, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था दैट कम्युनिस्ट रूल, सिंगल पार्टी रूल, and it was ruled by CPSU, Communist Party of Soviet Union, and Communist Party of Soviet Union was not accountable to the people. So ये unaccountable जो नेचर था सोवियत यूनियन का, ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट बन गया था, एक नेगेटिव एस्पेक्ट बन गया था. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और नेगेटिव एस्पेक्ट में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ,
that Soviet Union comprised of 15 republics. हम नाम में ही हमारे पता है सोवियत यूनियन या यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. तो इट वाज अ यूनियन, इट वाज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, एंड इस यूनियन के अंदर 15 रिपब्लिक्स एग्जिस्ट करते थे. बट इंटरेस्टिंगली इन 15 में से एक रिपब्लिक ऐसा था जो बाकियों को डोमिनेट करता था, और वो था रशिया. तो डोमिनेंस ऑफ रशिया बिकेम अ सोर्स ऑफ कंसर्न and maybe apprehension among these other 14 republics. अब देखिए, रशिया वॉज डोमिनेंट, मतलब वॉट एवर द रशियन कल्चर और वॉट एवर इज़ डोमिनेंट इन रशिया, वॉट एवर आइडियोलॉजी, कल्चर, सोशल कस्टम्स एंड नॉर्म्स वर डोमिनेंट इन रशिया, दे वर इम्पोज्ड ऑन द रेस्ट ऑफ द रिपब्लिक्स. कहने का मतलब रशिया का जो सिस्टम था वो ओवरऑल बाकी रिपब्लिक्स पे, बाकी सदस्यों पे, इस यूनियन के बाकी सदस्यों पे थोपा जाता था, और वहाँ के जो उनके जो लोकल कल्चर हैं, जो उनकी लोकल लैंग्वेजेस हैं, जो लोकल उनके कस्टम्स हैं, उसको पूरी तरीके से निगलेक्ट और सप्रेस करा जाता था. और 10th में हमने पावर शेयरिंग पढ़ा है, तो 10th में हमको पता है कि जैसे हमने तमिल का एग्जाम्पल्स पढ़ा है, तो हमें पता है कि क्या होता है अगर किसी एक कम्युनिटी के लैंग्वेज या उसके कल्चर को निगलेक्ट करा जाता है. एक सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट होती है. तो वही चीज़ सोवियत यूनियन में भी हो रही थी, और बाकी के रिपब्लिक्स टोटली अनसैटिस्फाइड थे. उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि आर्म्स रेस विद यूएसए. ये जो आर्म्स रेस चल रही थी यूएसए के साथ, ये एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक टोल लेकर आ रही थी यूएसएसआर पे. तो यूएसए के साथ compete करना था, आर्म्स, एम्यूनिशंस, मिसाइल्स, वॉब्स, वेपन्स डेवलप करने थे, बट जो फाइनेंशियल, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे वो बहुत लिमिटेड थे, और यूएसए के साथ कीप अप करने में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक टोल पड़ रहा था, और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को वेलफेयर की जगह मिलिट्री या वेपन्स को डेवलप करने में लगाया जा रहा था. तो आर्म्स रेस विद यूएसए वाज अगेन अ वेरी सैडनिंग एस्पेक्ट, अ वेरी नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द सोवियत सिस्टम. एंड एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो है 1979 की अफ़गानिस्तान इन्वेजन. ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एंड में रीज़न बने यूएसएसआर के कोलैप्स होने का. तो अफ़गानिस्तान के साथ 1979 में जो इन्वेड करा था यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान को, बहुत ये सोच के इन्वेड करा था कि बहुत इजीली कॉन्कर कर लेंगे, इजीली डोमिनेट कर लेंगे अफ़गानिस्तान को. बट अगले 10 साल तक कोई रिजल्ट नहीं आया उस इन्वेजन का, और एंड में सोवियत यूनियन को अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करना पड़ा 1989 में, जिसकी वजह से एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा सेटबैक था वो सोवियत यूनियन जैसी बड़ी पावर के लिए. और एक सुपर पावर, उसके सुपर पावर होने पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क था. वेजेस बढ़ नहीं रहे थे लोगों के, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही थी, कंज्यूमर शॉर्टेजेस बढ़ रही थी. और लेट 1970s आते आते क्या हुआ, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. लेट 1970s इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ होना बंद हो गई थी. तो ये है नेगेटिव एस्पेक्ट्स यूएसएसआर सोवियत सिस्टम के, और ये हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. आज की क्लास के लिए इतना ही. अगली क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि क्या क्या रीजंस हैं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के, और उसके आगे जाके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम बनते हैं. थैंक यू.